ओके सो हेलो एवरीबॉडी एंड सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज मैट्राइसेस। सो स्टार्टिंग में थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीजें हैं मैट्राइसेस को समझने के लिए। थ्योरी पार्ट तुम समझ जाओगे, फिर उसके बाद आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हुए हम लोग बहुत ही हाई लेवल तक पढ़ेंगे मैट्राइसेस और डिटरमिनेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर साल 2 क्वेश्चन कहीं नहीं गया हुआ है और आराम से आता है। 8 मार्क्स ये दे करके जाएगा। कोई एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो थोड़ा सा टफ होता है, बट उसके लिए भी अपन प्रैक्टिस कर लेंगे। बट हर साल 2 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है जेईई मेंस में। इवन एडवांस लेवल तक में भी इसके क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है। और रहा एमएचटी सीईटी का बात, तो उसमें तो हर साल ये बहुत ही फेवरेट पार्ट है। 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही वो लोग फेंक देते हैं मैट्राइसेस का, ठीक है। Okay, so let's start the chapter and the name of the chapter is matrices. तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हो जाए, ठीक है। मैट्राइसेस का मतलब क्या होता है? तो देखो, मैं बेसिकली मैट्राइसेस का मतलब कुछ नहीं होता। इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स अरेंज्ड इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है। मतलब देखो, तुमने खेत वगैरह कभी देखा होगा ना, सब लोगों ने खेत देखा होगा ना, ठीक है। तो उसमें जो गोभी, कभी भी गोभी का वो देखा सब्जी कैसे उगाया जाता है? तो उसमें तुमने देखा है? हाँ, अरे ठीक है बाबा, एक पूरा रो में गोभी 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 गोभी, फिर एक और रो में गोभी गोभी गोभी, इस तरह से बहुत सारे एक पर्टिकुलर मैनर में गोभी का सब्जी को लगाया जाता है। कॉलीफ्लावर जिसको बोलते हैं या फ्लावर जिसको बोलते हैं, एक पर्टिकुलर मैनर में लगाया जाता है। तो जब तुम खेत में जाके देखोगे तो वो एक बहुत ही सुंदर दिखता है। तुम आराम से बता पाओगे कि यार ये जो मतलब इस खेत में कितने रोज हैं गोभी के और कितने कॉलम्स हैं गोभी के। अगर मान लो मैं खेत का एक कोना में खड़ा हूं और मैं ओरिजिन अपने आप को अगर मान लूं, तो मान लो कोई एक बच्चा जो किसी एक जगह पर खड़ा है, तो गोभी को काउंट करके मैं उसको कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से बता सकता हूं कि हाँ वो इस गोभी पे खड़ा है, ठीक है, या वो वाला गोभी का पार्ट को वो चोरी कर रहा है, ठीक है। तो मैट्राइसेस का भी यही मतलब होता है कि ऑल द एलिमेंट्स मस्ट हैव टू बी अरेंज्ड इन अ प्रॉपर मैनर यूजिंग रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स के बिना मैट्राइसेस नहीं हो पाता, ठीक है। उस गोभी के खेत को तुम एक पार्ट में काट दो और उसको बाहर निकाल लो, तो वो तुमको पूरा का पूरा मैट्राइसेस ही दिखेगा, ठीक है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, मैट्राइसेस का मतलब क्या होता है। मैट्राइसेस का डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। अ सेट ऑफ, लिखो सब लोग, अ सेट ऑफ mn नंबर्स, सब समझा दे रहा हूं मैं। अ सेट ऑफ mn नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स। अब अंदर में रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। अ सेट ऑफ mn नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ, in the form of a rectangular, arranged in the form of a rectangular array। एरे मतलब एक रोज वगैरह या कॉलम वगैरह उस लाइन में अरेंज होना। एरे having m rows and n columns is called matrix of order m क्रॉस n, ठीक है। ओके, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। देखो क्या मतलब होता है इसका। बेसिकली मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है। मान लो मैंने बोला कि इस रो में तुम्हारे 5 एलिमेंट्स हैं और इधर 5 है, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? अगर मैंने बोला कि इस तरफ 5 है और इस तरफ 5 रोज है, इस तरफ 5 कॉलम्स वगैरह बने हुए हैं और इस तरफ से 5 रोज काउंट कर रहे हैं, तो टोटल 25 एलिमेंट होंगे। 5 × 5। अगर मैंने बोला इस रो में 6, ऐसे करके 6 पूरा का पूरा रोज है और कॉलम्स टोटल कितने हैं, मान लो 5 है, तो 6 × 5 = 30 होंगे ना। टोटल कितने लोग होंगे? 6 × 5 होंगे। तो उसी तरह से मैट्रिक्स भी अरेंज किया जाता है। और मैट्रिक्स को लिखने का तरीका देखो ऐसा होता है, एक बिग ब्रैकेट रहता है बड़ा सा, ठीक है, और इसको ऐसे लिखते हैं A11, A12, A13, ऐसे करते करते A1n, उसके बाद A21, A22, A23, ऐसे करते करते फिर कहां तक? A2n तक।
फिर A31, A32, A33, ऐसे करते करते कहां तक, A3n तक। अब फिर ये भी नीचे नीचे पूरा आगे तक चलता चला जाएगा, और लास्ट में होगा AN1, AN2, n नहीं m मान लो, इधर तुमने तो n माना ही है ना, इधर m मान लो, m, ठीक है, AM1, AM2, इधर हो गया AM3, ऐसे करते करते AMN। ये पूरा एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब कुछ कुछ बातें तुम ध्यान से समझो। जो भी हॉरिजॉन्टल चीज होता है, हॉरिजॉन्टल वाले चीज को, जैसे ये, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, या फिर ये, इस पूरे को क्या बोलते हैं, या फिर ये, इस पूरे को क्या बोलते हैं, दीज थिंग्स आर नोन एज रोज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में जो चीज रहता है उसको बोला जाता है रोज। और अगर मैंने ये चीज पूछा, ये ऐसे, ये पूरा एक ऐसे, ये वाला, ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो ये तीनों चीज क्या कहलाता है, कॉलम्स। समझ में आया? वर्टिकल वाला जो चीज होता है उसको बोलते हैं कॉलम्स, और हॉरिजॉन्टल वाला जो चीज होता है उसको बोलते हैं रोज। आई बात समझ में सबको? आया सबको समझ में? बोलो। हाँ सर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाले को बोला जाएगा रोज, और वर्टिकल वाले को बोला जाएगा कॉलम्स। तो मैंने यहां पर जो मैट्रिक्स तैयार किया है, थोड़ा सा आराम से सोच के बताओ कि टोटल यहां पर कितने रोज मौजूद हैं, कितने रोज मौजूद हैं? कम ऑन। एम रोज। हाँ, ये देखो, पहली बार पढ़ रहे हो ना, थोड़ा सा फील लो यार। पहली बार पढ़ो तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा तुमको कि n रोज है या m रोज है। नहीं, कंफ्यूजन का बात नहीं। पहला रो 1 से चल रहा था, दूसरा 2 से चल रहा था, तीसरा 3 से चल रहा था, फिर 4 से चला, और लास्ट में m से चला। तो टोटल कितने रोज हो गए? m रोज हो गए। आया बात समझ में? अच्छा, कॉलम्स कितने हैं बच्चा लोग? कॉलम्स कितने हैं? एन ये हो गया, ऐसे ऐसे वाला कॉलम्स होता है, ये दिस इज द कॉलम्स। तो कॉलम्स कितने हैं सर? ये एक कॉलम, ये एक कॉलम, फिर ये कॉलम, फिर ये कॉलम, फिर ये कॉलम, तो कितने कॉलम्स हो गए? n कॉलम्स हो गए। आया बात समझ में? ठीक है, तो हर एक मैट्रिक्स का ना एक ऑर्डर होता है। एवरी मैट्रिक्स हैज एन ऑर्डर, और उस ऑर्डर को कैसे लिखा जाता है? रोज इनटू कॉलम्स। ठीक है, रोज इनटू कॉलम्स लिखा जाता है। उस ऑर्डर को क्या लिखा जाता है? रोज इनटू कॉलम्स। मतलब m क्रॉस n इज द ऑर्डर, और ऑर्डर को बेसिकली बगल में लिख देते, वैसे नहीं भी लिखते, कभी कभी लिखते, कभी कभी नहीं लिखते, उतना टेंशन की बात नहीं। m क्रॉस n, इसका मतलब है m तुम्हारा रोज है और n तुम्हारा कॉलम्स है। समझ में आया? समझ में आया ऑर्डर का मतलब? बोलो जल्दी। समझ में आया सब? और अच्छा, अब सर देखो, अगर मैंने तुमसे देखो, ये जो मैंने नीचे में 1 3 लिया है ना, उसका क्या मतलब है सर, जरा वो समझाएंगे क्या? तो देखो, A13 का मतलब है कोई भी, देखो उसके पहले ये सीख लो कि मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है ना, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसको रिप्रेजेंट करते हैं ARC। R मतलब रोज, C मतलब कॉलम। ठीक है, तो A13 का क्या मतलब है कि ये पोजीशन का जो एलिमेंट है उसका पोजीशन क्या है, कैसे डिफाइन करोगे? ये एलिमेंट पहले रो में तीसरे कॉलम पर है। समझ में आया? पहले रो में तीसरे कॉलम पर है। आया बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो। हाँ सर। अच्छा, अगर मैंने हाँ, फिर से मैं एक बार अगर इसको मैं पूछूं तो इसका तुम क्या मतलब समझोगे? कि वो जो एलिमेंट है वो दूसरे रो के दूसरे कॉलम पर है। आया क्या समझ में? हाँ सर। बस उसी तरह से थोड़ा सा इसको देखोगे तो अपने आप को थोड़ा धीरे धीरे ये फेमिलियर हो जाएगा तुम्हारे से। ठीक है, तो अंदर में जो लिखा हुआ है ना, A11, A12, A13, ऐसे कर करके जो भी लिखा हुआ, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इसको बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाता है वो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सबसे जरूरी बात, सबको, बहुत लोगों को लगता है सर ये मैट्रिक्स क्या है, इसका कोई वैल्यू निकलेगा क्या? नहीं। ठीक है, मैट्रिक्स जो है
मैट्रिक्स इज सिंपली, लिख लेना सारे इंफॉर्मेशंस को, मैट्रिक्स इज सिंपली एन अरेंजमेंट। मैट्रिक्स क्या है? वो सिंपली एक अरेंजमेंट है। इट हैज, अरे ये क्या हो गया, इट हैज नो वैल्यू। इसको बहुत ध्यान में रखना, मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। और मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो, अगर मैंने इसको नाम दिया है, लेट सपोज करो इस मैट्रिक्स का नाम है ए, तो उसको हम लोग एक बिग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और यहां लिखते हैं आई क्रॉस जे। आई का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, जे का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। आई जे, ए आई जे लिखते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स का बेसिकली कोई भी क्या उसको बोलते हैं, वैल्यू नहीं होता है, बस वो एक अरेंजमेंट होता है, नंबर्स का अरेंजमेंट। आई बात समझ में सबको? आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, थोड़ा सा और बात करते हैं। मैट्रिक्स तो हो गया, अब कुछ और बातें कर ले। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से और समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, लेट सपोज करो ए एक मैट्रिक्स है और मैं इस मैट्रिक्स में 2, 4, -3 और 7, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो बताओ कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? 2 into 2 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2, वेरी गुड, एकदम सही है। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं कि तुम मुझे A11 का वैल्यू बताओ, A11 कौन होगा? 2 A11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने बोला A21 बताओ कितना होगा? 21, दूसरा रो पहला कॉलम। ये धीरे धीरे तुम अपने आप, इतना मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा, तुम अपने आप समझ जाओगे ये सारी चीजें। थोड़ा टाइम, मतलब 1-2 दिन लगेगा, अपने आप समझ जाओगे। A21 का मतलब होता है दूसरा रो पहला कॉलम। तो दूसरा रो के पहले कॉलम में कौन है भैया? वो है -3। अच्छा, A22 बताओ तो कितना होगा? 7 होगा। अरे बहुत बढ़िया, ठीक है। और तो एक को और क्यों छोड़े, A12 भी बता दो कितना होगा? 4 होगा। समझ में आया? समझ में आया ये चीज? अच्छा, अब देखो, सबसे पहला जो सवाल तुमको मिलेगा ना, वो कंस्ट्रक्ट करना मिलेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, एक सवाल देख लो, इजी है। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, जैसे एक सिंपल सा सवाल पहले मैं देता हूं। एक मैट्रिक्स तुम्हें कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें एलिमेंट्स को इस तरह से डिनोट किया जा रहा है। ए आई जे जो है वो किसके बराबर है? वो लेट सपोज करो आई प्लस जे के बराबर है, ठीक है। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर तुमको रखना है, लेट्स, चलो मैं बोल देता हूं ऑर्डर, तुम्हें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर रखना है 2 क्रॉस 3। तो बताओ मैट्रिक्स कैसे बनेगा? ठीक है, एक मैं सिखा देता हूं, फिर उसके बाद तुम कोशिश करना, हार्ड वाला तुम बनाना, ठीक है। अब देखो, ए आई जे तुम्हारा मैट्रिक्स और तुम्हें 2 क्रॉस 3 ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया यार, अच्छी बात है। तो तुम्हें सबसे पहले एक बात बताओ, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स तुम कैसे बनाओगे? 2 क्रॉस 3 का मतलब क्या है? कितना रो और कितना कॉलम? 2 और 3 कॉलम। 2 रोज और 3 कॉलम ना। अच्छा, मतलब सर ऐसा कुछ होगा क्या? A11, A12 और A13 और A21, A22 और A23 होगा क्या? ऐसा देखो तो, ऐसा होगा ना? बस यही बनेगा ना। तुमने ही तो बोला 2 रो और 3 कॉलम, मैंने बना दिया। अब सर इस पे एलिमेंट्स रखने हैं, तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ कि ए आई जे जो है वो आई प्लस जे के बराबर है, मतलब ए आई जे जो एलिमेंट है वो आई प्लस जे के बराबर है। अगर मैंने बोला कि ए शिवम सौरभ, तो वो किसके बराबर होगा? शिवम प्लस सौरभ के बराबर। तो अब फटाफट बताओ, A11 किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा क्या? नहीं समझ में आया? अरे भैया, A11 के लिए I का वैल्यू कितना? 1, J का वैल्यू कितना? 1। तो अगर I और J का वैल्यू 1 और 1 है तो 1 + 1 कितना? 2 हुआ ना? 2। बोलो, समझ में आया? आया समझ में? फील आ गया? चलो बहुत बढ़िया। बताओ दूसरा वाला क्या होगा? A12 कितना होगा? 3। A13 कितना होगा? 4। इधर कितना होगा? 3, 5। 4। हो गया, बन गया मैट्रिक्स। आई बात समझ में?
आई बात समझ में सबको? बोलो यार। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और तुम लोग बनाओ, एक और बनाओ जरा तुम लोग। ए आई जे को डिफाइन करा है मैंने उसे डिफाइन किया है आई प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इस बार ऑर्डर मैंने रखा है, चलो सेम ऑर्डर ही रखते हैं, 2 क्रॉस 3 को। चलो कंस्ट्रक्ट करके एलिमेंट्स का बताओ, तो एलिमेंट्स क्या क्या पुट करोगे? तो चलो जल्दी करो, कंस्ट्रक्ट करो और एलिमेंट्स को पुट करो। A11, A12, A13, A21, A22 और A23। ठीक है, चलो जरा इसको कंस्ट्रक्ट करो, बताओ तो वैल्यूज थोड़ा थोड़ा बताओ, थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन करो लेके। जैसे A11 अगर लिखेंगे तो 1 + 3 3 3 9/2 आ रहा है क्या पहला? बाई 2। हाँ। उसके बाद बोलो 25/2 आ रहा है क्या? अच्छा, उसके बाद 49/2। 49। ओके, उसके बाद उसके बाद 8 18 32। ओए 8 18 32 क्या बोल रहा है जी? 3 बता दो। वो सर तीनों है। तीनों बता रहा है वो। अरे वो तो मैं समझ रहा हूं ना यार, लेकिन 8 कैसे आ रहा है? 16/2 आ रहा है। वही तो 16/2। 16/2। 8 आ रहा है, बताओ। अजीब हाल है, स्क्वायर है माथे पे भाई। सर स्क्वायर 81/2। उसके ये आएगा 16/2, और उसके बाद 4 और 16/2 सर बरोबर है ना। 16/2 = 8। 8 ही आएगा। तो तुमने, मुझे लगा कि तुम बोल रहे हो 8/2। 8 18 32। अच्छा 8 18 32, सिर्फ ये फ्रैक्शन हाँ, में 8 18 32 हाँ, ठीक। फ्रैक्शन ही। अच्छा ठीक, हाँ वो मुझे भी समझ आता है, हाँ ठीक ठीक। तो 16/2, और ये फिर हो गया तुम्हारा कितना, 2 2 4 4 2 6 36/2, और इधर कितना हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 8। अगर मैं 3 करूं तो 3 2 6, और उधर 2 तो 8, ये हो गया 64/2। तो तुमने क्या बोला? 8 18 36, यही बोला ना? 32 सर 32। 32 है। अब तुम लोग बोलोगे हमको पता है, रहने दो ठीक है, चलो सही है। चलो ठीक है, तो इस तरह से मैट्रिक्स का क्रिएशन तुम लोग कर सकते हो। तो अभी तक थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को समझ में आया मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, व्हाट इज द मैट्रिक्स, क्या होता है, समझ गए सब लोग? अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को अरेंजमेंट करना ही बस मैट्रिक्स होता है, और कुछ भी नहीं, बस। ठीक है, बाकी कोई टेंशन जैसी कोई बात नहीं होती है, उसको अच्छे से, बस इसके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस किए जाते हैं, वो मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। अब अगला जो टॉपिक है, सबसे जरूरी चीज, दैट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का बहुत सारा टाइप होता है, उसको सबसे पहले अच्छे से समझते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो सबसे पहला आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रो मैट्रिक्स? सिंपली मीनिंग है, जैसा कि नाम ही बता रहा है, कंटेन्स ओनली वन रो। रो मैट्रिक्स का मतलब है कि सिर्फ एक रो मौजूद होगा,
और कुछ भी मतलब एक रो मौजूद होगा, कॉलम्स कितना भी हो सकता है, लेकिन रो क्या होगा, सिर्फ एक रो मौजूद होगा। ठीक है, सिर्फ एक रो मौजूद होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने बोला a इज इक्वल टू a11 a12 a13 a14 ऐसे डॉट 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 a1n। जरा बताओ तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, कितने हैं नंबर ऑफ एक। रोज, 1 वन। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n n तो इसका इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, 1 1 into n। cross 1 क्रॉस n, सॉरी सी नहीं 1 क्रॉस n होगा क्या, समझ में आया, 1 क्रॉस n बोलो, गॉट इट एवरीबॉडी। हाँ। चलो, तो रो मैट्रिक्स यही होता है कि सिर्फ उसमें एक रो मौजूद होगा, मतलब वो इस हॉरिजॉन्टली फैलता चला जाएगा। ठीक है, जैसे एक और देख लो, मान लो मैंने बोला b इज इक्वल टू 3 5 - 7, बताओ इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है, 1 1 नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 3 तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 क्रॉस 1 cross 1 into 3 मतलब रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज हमेशा ही क्या होंगे, 1 होंगे। 1 बट इट नंबर ऑफ रो मैट्रिक्स हो गया, बाकी कोई इस पे बात बकवास नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कॉलम मैट्रिक्स। अब बताओ तुम लोग खुद ही बताओ इसका मतलब क्या होगा, बताओ तुम लोग। कॉलम 1 कॉलम होगा एक होगा कॉलम एक होगा। कंटेन्स ओनली 1 कॉलम, सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद होगा यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक ए मैट्रिक्स लिया और ये है A11 A12 ऐसे करते करते फिर मैं नीचे गया A1n, तो बताओ इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, रोज कितने हैं, n n रोज। हाँ, गड़बड़ नहीं करना, थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा बट आराम से। रोज का मतलब है हॉरिजॉन्टल कितना तुम काउंट कर पाते हो, तो नंबर ऑफ रोज कितना है, देखो 1 2 3 4 5 n तक है, तो नंबर ऑफ रोज n है, लेकिन कॉलम्स कितने हैं, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 1 सिर्फ एक ही कॉलम है यहाँ पर, तो इसके जो ऑर्डर होंगे वो क्या हो जाएगा, n क्रॉस 1 ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सपोज करो कि बी मैट्रिक्स और इसमें क्या लिखा है मैंने, इसमें लिखा है 7082। ठीक है, बताओ इसमें रोज कितने हैं, हाउ मेनी रोज आर देयर, 4 4। और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं, 1, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 क्रॉस 1। 1 समझ में आया क्या, ये दोनों समझ में 4 क्रॉस 1 आया, समझ में सबको, बोलो यहां तक क्लियर है। हाँ सर मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, सबसे पहले हमने रोज मैट्रिक्स देखा और फिर हमने कॉलम मैट्रिक्स देखा। अब अगला देखो, अगला टाइप एकदम आसान है, रोज मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स, कोई ज्यादा टेंशन लेने वाला। थोड़ा नीचे करिए, लिखना है। अच्छा लिखना है, ये लो थर्ड देखो, थर्ड वाला देखो क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब सीधा होता है कि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, दैट इज m शुड नॉट बी इक्वल टू n। m का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज और n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, उसको मैंने इस तरह से इंडिकेट कर दिया है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू 2 1 3 5 4 1 2 3, बताओ इस मैट्रिक्स में रोज कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं, रोज कितना है 4 और कॉलम्स कितने हैं, 4 4 तो इसका ऑर्डर कितना लिखोगे, ऑर्डर कितना लिखोगे, cross 4 2 क्रॉस 2 4। cross 4 ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर, दैट इज r into c, दैट इज 2 क्रॉस 4, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा एक और देख लो, b इज इक्वल टू, जैसे मैंने दे दिया 1 2 5 7 -3 4, चलो बताओ इसमें रोज कितना है, 3, 3 कॉलम्स कितने हैं,
2 दो, रोज, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? 3 क्रॉस 2 होगा। समझ में आया सबको यहां तक? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स समझ में आया? बोलो बोलो, अरे बोलो यार। हाँ सर, हाँ, और तुम्हें वो दिख भी रहा होगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में तुम्हारा एक रेक्टेंगल टाइप का फील आता है। देखो दिख भी रहा है ना? अच्छा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स है वो भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है? बोल सकता हूँ क्या? हाँ सर। Obviously, इसमें कोई हाँ सर। एकदम आराम से रेक्टेंगल बन रहा है, बस बात खत्म। ठीक है, सीधी सी बात है। चलो 4th नंबर देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जब तुमने रेक्टेंगुलर को समझ लिया तो बताओ तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? बोलो तो। अरे सर, नंबर is equal to number of columns. नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल ए एक मैट्रिक्स मैंने पकड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका रोज कितना है? 3। कॉलम्स कितना है? 3। ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3 into 3. ठीक है, तो तुम्हें वो दिख गया। इसके लिए मुझे ज्यादा एग्जांपल देने की जरूरत नहीं। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल, अगर मैं तुम लोगों ने वो एग्जांपल पढ़ा भी है, तुमने ये पढ़ा है, ऑल हॉट गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर सिनेमा। अगर उस डिटरमिनेंट को मैंने एक मैट्रिक्स में बंद कर दिया तो ये मैट्रिक्स भी क्या होगा? 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स होगा ना जी? होगा ना? बोलो। Yes sir. स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां तक समझ में आया सारा चीज? बोलो। हाँ सर। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में एक चीज को समझने की कोशिश करो। एक जरूरी चीज होता है इन स्क्वायर मैट्रिक्स द लाइन along which diagonal lie, the line along which diagonal lies is called principal diagonal or leading diagonal. Principal diagonal and या फिर और कर लो, और लीडिंग डायगोनल। ठीक है, तो क्या ये बोलना क्या चाह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जो होता है जो, अच्छा तुम बोलोगे सर स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में स्क्वायर में तो 2 डायगोनल बनता है ना? तो लीडिंग डायगोनल किसको बोलेंगे? लीडिंग डायगोनल का मतलब है जो यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब अगर मैं तुम्हें लीडिंग डायगोनल यहां दिखाऊं तो ये वाला जो डायगोनल दिख रहा है, ये वाला हर मैट्रिक्स में, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स में इसी तरफ वाले डायगोनल को बोला जाता है लीडिंग डायगोनल। समझ में आया? लीडिंग डायगोनल, दूसरे वाले डायगोनल को लीडिंग नहीं बोला जाता। लीडिंग डायगोनल मतलब जो लीड कर रहा हो, तो इसके एक ऐसे एलिमेंट है जो इस पूरे मैट्रिक्स को लीड कर रहे हैं इधर से, तो वो कौन सा? 1 है। ठीक है, आया बात समझ में? लीडिंग डायगोनल का मतलब समझ में आया? बोलो। हमेशा लीडिंग डायगोनल, देखो तुम्हें बार बार ना लीडिंग डायगोनल लिखा नहीं मिलेगा, तुम्हें डायगोनल ही लिखा मिलेगा। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि ये वाला डायगोनल का बात हो रहा है, ना कि दूसरा डायगोनल का। इधर भी अगर मैं बोलूं तो डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स क्या बनेगा? ये बनेगा डायगोनल। आया बात समझ में? हमेशा यही डायगोनल होगा, हमेशा। तो बताओ, अगर मैं पूछता हूं कि फर्स्ट वाले एग्जांपल में डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? बोलो तो। 1, 5, 9। 9 और इधर तुम्हारे डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? A, B, C. A, B, C। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ गया लीडिंग डायगोनल क्या होता है, या फिर सीधा मैं बोलूं कि डायगोनल क्या होता है, ये समझ में आ गया? समझ में आया क्या? बोलो। हाँ सर। अब तुम बोलोगे कि सर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल दिखा सकते हैं क्या? तो तुम देख लो, मैट्रिक्स वाले फॉर्म में ना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं बनता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में वो
रेक्टेंगल जब तुम बनाओगे ना नॉर्मल ड्राइंग में, तब वहां डायगोनल बन जाता है, बट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में तुम डायगोनल बनाने की कोशिश करना नहीं बनता है। तो डायगोनल का जो कॉन्सेप्ट होता है ना यार, वो सिर्फ कहां हमको देखने को मिलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। स्क्वायर मैट्रिक्स जितना भी होगा उसमें जरूर डायगोनल का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। आया बात समझ में? आ गया क्या बोलो? हाँ हाँ सर। सर। चौथा हो गया। पांचवा नंबर देखो, पांचवा नंबर है डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहीं पर देखो स्क्वायर मैट्रिक्स का बाइफरकेशन क्या मस्त तरीके से होता है। डायगोनल मैट्रिक्स, अब अगला जो बाइफरकेशन है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be diagonal matrix if all the non-diagonal element are zero। ठीक है। अब देखो यार, डायगोनल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा किस में आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में आता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स बनने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, a इज इक्वल टू 2 0 0 3। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है सिर्फ एलिमेंट्स कहां मौजूद होंगे, डायगोनल में होंगे, बाकी सभी जगह एलिमेंट्स क्या होगा, शून्य होगा। आया बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तुम्हारा जीरो होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तुम्हारा जीरो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल दो सर, एक और एग्जांपल ले लो। मान लो मैंने ले लिया 3 0 0 0 -5 0 0 0 7। ये क्या है? ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। आया बात समझ में? बोलो, आया बात समझ में? बहुत इजी है, बहुत इजी है। डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में ही प्रेजेंट होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में ही प्रेजेंट होना चाहिए। अगर एक जगह भी ऐसा हो गया ना, जैसे देखो मैंने मान लो ये दे दिया 1 2 3 0 0 0 0 0 5, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा? क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा? बोलो तो। नहीं। नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि एक ऐसा जगह है जहां पर जीरो नहीं आपने बनाया है। दिस इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? ये होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल नहीं होगा तो ये क्या होगा? स्क्वायर होगा। अरे हाँ ना, बोलो तो। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। एक और चीज यहीं पर मैं तुम्हें सिखाता हूं। देखो, जैसे मान लो अगर मैंने ये दे दिया 0 0 5 0 2 3, सॉरी इधर भी 0 ले लो, 0 2 0 5 0 0, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है यार? नहीं। नहीं। क्यों क्यों नहीं सर। क्यों? लीडिंग उस साइड से। यस यस यस, डायगोनल का सीधा मतलब है लीडिंग डायगोनल। ये भी तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। दिस इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल का मतलब होता है मेन डायगोनल, मतलब लीडिंग डायगोनल। आया बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो। हाँ सर। ठीक है। ओके, सर एक और बार डायगोनल। क्या क्या? बोलो बोलो। डायगोनल एक और बार बताना, नहीं आया। देखो, डायगोनल मैट्रिक्स का सीधा मतलब होता है कि तुम्हारे एलिमेंट्स जो होने चाहिए ना, जो भी एलिमेंट्स तुम्हारे होने चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ मेन डायगोनल में ही प्रेजेंट होने चाहिए। बाकी सभी जगह पर, बाकी मेन डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे जगहों पर एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। बाकी सारे जगहों पर एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए, ठीक है। उसी को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो तुम बोलोगे सर
क्या मेन डायगोनल में एलिमेंट्स 0 हो सकता है क्या? कि अगर मैंने मेन डायगोनल में एलिमेंट्स को 0 कर दिया तो क्या वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा? नहीं। ठीक है, देखो एक स्टेटमेंट लिख लो, नो एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल का कोई भी एलिमेंट इन डायगोनल मैट्रिक्स, अगर तुमको डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है तो नो एलिमेंट्स of principal diagonal in diagonal matrix is 0। कोई भी एलिमेंट तुम्हारा डायगोनल का 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए, लेकिन डायगोनल का 0 नहीं होना चाहिए। डायगोनल में तुम्हें 0 नहीं देखना है, बाकी सब जगह तुम्हें 0 देखना है, लेकिन डायगोनल में 0 नहीं देखना। आया बात समझ में? आया बात समझ में सब लोगों को? यहाँ तक बोलो जल्दी। हाँ सर, हाँ हाँ सर। सर। चलो ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही रहने दो, मिलेंगे फिर हम लोग अगले क्लास में। और अगले क्लास में कोशिश करेंगे कि 3 सेशंस रखने का, एक सेशन को या तो फिर देखते हैं उसको मैनेज करेंगे किसी भी तरह से। उधर हम लोग कोशिश करेंगे कि 20 मिनट का हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर मीटिंग को डिस्कनेक्ट करके 1 घंटा का पूरा मीटिंग कर लेंगे इधर से। ठीक है, ऐसे कर करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो फिर अगले क्लास में आगे का चीज को हम बताएंगे, और अगले क्लास में मैट्रिसेस को एडिशन सब्ट्रैक्शन तक तो लेकर के जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो चलो फिर अभी के लिए इतना ही रहने दो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, संडे को टेस्ट है तुम्हारा। मिलेंगे फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय सर।